गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ट्रस्ट। किस तरीके से टैक्स ऑडिट किया जाता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का और जो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उनका, तो वो आज हमने स्टडी करना है। टैक्स ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A एवरी चैरिटेबल ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं और जितने भी पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, वो लायबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 11 and 12 charitable institutions or public trust can claim income tax rebate exemptions when the following conditions are fulfilled। कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 के अंदर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक ट्रस्ट वो इनकम टैक्स के रिबेट और इनकम टैक्स के एग्जम्पशन के लिए क्लेम कर सकता है अगर उसने नीचे दी गई कंडीशंस को फुलफिल कर दिया हो। अब कंडीशंस क्या होंगी? फर्स्ट कहता है अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन must apply before income tax commissioner for registration at least 1 year before the formation of trust। कहता है अगर कोई पर्सन, यानी कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है एक पर्सन जो कि कंसेशन के लिए चाहता है कि उसे कंसेशन मिले, तो उसे अगर उसने अप्लाई कर दिया हो इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने जाकर रजिस्ट्रेशन से 1 साल पहले, मतलब जब आप ट्रस्ट को फॉर्म करना चाहते हो यानी फॉर्मेशन हो रहा है ट्रस्ट का, उससे कम से कम 1 साल पहले टैक्स कमिश्नर के पास जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने कि हम पर्टिकुलर ये ट्रस्ट खोलने जा रहे हैं और हमें कंसेशन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी टैक्स में कंसेशन चाहिए, एग्जम्पशन चाहिए, छूट चाहिए। तो अगर उसने एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया टैक्स कमिश्नर के पास, तो फिर वो क्या कर सकता है? तो फिर अलाउ दिया जा सकता है उसे कि उसे कंसेशन मिलेगा। ठीक है। When commissioner is satisfied, he can accept the application before the specified period। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी भाई ये अच्छी बात है, ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हैं, और वो सेटिस्फाई हो गया उनकी सारी, मतलब उसने टर्म्स एंड कंडीशन देख ली, तो फिर उसको क्या मिल सकते हैं? रिबेट देने के लिए वो एक्सेप्ट कर सकता है एप्लीकेशन को। कहते हैं सेकंड में है, कहते हैं अंडर सेक्शन 11 and 12 विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोविजन ऑफ अबोव सेक्शंस व्हेन सेल ऑफ सच ट्रस्ट इज मोर देन 40 लाख। कहता है अंडर सेक्शन 11 और 12 की बात कर रहे हैं हम, ये कह रहा है कि बिना डिस्टर्ब किए जो प्रोविजन दिए गए हैं इन सेक्शन के उनको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर सेल ट्रस्ट की, मतलब अगर एक ट्रस्ट है उसकी सेल्स 40 लाख से ज़्यादा हो जाती है, इट्स अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड बाय सच पर्सन अथोराइज्ड अंडर सेक्शन 288 अंडर सबसेक्शन बी सबसेक्शन 2। कहता है कि अगर किसी ट्रस्ट की सेल्स 40 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो 11-12 जो सेक्शन है उनको डिस्टर्ब किए बिना ही इन अकाउंट्स को ऑडिट किया जाएगा ऐसे पर्सन के थ्रू जो अथोराइज्ड होंगे। कौन से सेक्शन के अंडर? 288 सब सेक्शन 2 के अंडर जो अथोराइज्ड पर्सन है वो फिर ऐसे अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। द अकाउंटेंट विल वेरीफाई द अकाउंट्स एंड विल सबमिट हिज रिपोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो अकाउंटेंट होगा वो वेरीफाई करेगा इन सारे अकाउंट्स को और रिपोर्ट सबमिट कराएगा अपने सिग्नेचर उस पर देके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 70B वेल फॉरवर्ड ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन फॉर्म 10B। कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन है 17B वो बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है फॉर्म 10B के पास। ठीक है, मतलब जो फॉर्म है 10B उसके अकॉर्डिंग। थर्ड में कहता है वर्किंग प्लान्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी रिसीव्ड। अब बात आ रही है कि वर्किंग प्लान कैसा होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए जाते हैं। द ऑडिटर्स वर्किंग प्लान इज टू हाईलाइट द फैक्ट्स एंड इरेगुलरिटीज एंड इफ सो नीडेड गिव प्रोबेबल सॉल्यूशन एंड सजेशन। ऑडिटिंग का मतलब ऑडिटर का जो वर्किंग प्लान है उसको हाईलाइट किया जाता है अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स, कोई इरेगुलरिटीज है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मतलब ऑडिटर प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन भी और सजेशन भी, सो दैट द वर्किंग मे बी मोर एफिशिएंट एंड कंट्रोल, ताकि जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा एफिशिएंट और कंट्रोल किया जा सके उस पर। द ऑडिटर विल रिसीव इन राइटिंग द वर्किंग प्लान्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो ऑडिटर होता है वो रिसीव करता है राइटिंग में उसका वर्किंग प्लान्स कैसा रहने वाला है और उसे किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है इस बात से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं द प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एज पर 10B वेयरिंग द वर्किंग एरिया ऑफ ऑडिटर इज डिटरमाइंड एंड हिज राइट्स एंड ड्यूटीज। सबसे पहला कहता है जब अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर को प्रपोज किया गया था कि आप इस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करोगे एज पर 10B,
तो साथ ही साथ उसका ऑडिटर का जो वर्किंग एरिया होगा वो भी डिटरमाइन किया जाएगा, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहने वाले हैं ऑडिटर के वो भी बताए जाएंगे। When the auditor is appointed as per section 12A, who will work as substitute to someone else, कहते हैं अगर एक ऑडिटर को इस तरीके से अपॉइंट किया गया है, यानी सेक्शन 12A के अंडर जहाँ पे उसे किसी और बंदे का काम सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी किसी और ऑडिटर का काम उसे दे दिया गया है, इन सच सिचुएशन ही शुड इन्फॉर्म हिम बिफोर ज्वाइनिंग, तो वह इस मतलब ज्वाइनिंग करने से पहले उस सामने वाले पार्टी को यानी सामने वाले ऑडिटर को ज़रूर बताएगा कि आपकी जगह पर मेरे को अपॉइंट किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात है कि ऑडिटर जब भी अपॉइंट किया जाएगा तो ऑडिटर को अपना वर्किंग एरिया, अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, क्या काम करना उसे, उसके राइट्स क्या रहने वाले, उसकी ड्यूटीज़ क्या है। अगर वो किसी और बंदे की जगह पर अपॉइंट किया जा रहा है, यानी पहले उसकी जगह पर कोई और ऑडिटर था वो बीच में छोड़ के चला गया या हटा दिया गया है, तो वो पहले उससे कंफर्मेशन लेगा, यानी पहले उसको इन्फॉर्म करेगा कि मैं आपकी जगह पर अब काम करने वाला हूँ, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। मतलब कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, नहीं बताया उसे, तो फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का वो के अंडर आ जाएगा अगर वो ऐसा करेगा तो कहते हैं सेकंड पॉइंट में कहता है टू रिसीव द लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स बुक्स केप्ट बाय द ट्रस्ट, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंसेस। ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सारे जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं ट्रस्ट के थ्रू, जितनी भी बुक्स रखी गई हैं उन सभी को रिसीव करेगा, एक कंप्लीट लिस्ट बनाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और साथ साथ ओपनिंग कैश बैलेंस इन सबको वो चेकिंग करेगा। थर्ड में कहता है टू रिसीव द सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग द इंटरनल चेक एंड इट्स प्रोसेस। इंटरनल चेकिंग कैसा है उस बिजनेस का, उस ट्रस्ट का, और उसकी प्रोसेस क्या है उसको भी चेक करने के लिए सारे सर्टिफिकेट्स ऑडिटर रिसीव करेगा। फोर्थ पॉइंट में कहता है टू रिसीव द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड विच विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग एरिया ऑफ द ट्रस्ट। अब ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड को रिसीव करने का हक है ऑडिटर को, सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिफाइन कर रखे हैं और वर्किंग एरिया क्या है ट्रस्ट का वो भी चेक करेगा ऑडिटर। फिफ्थ में कहता है टू रिसीव सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ पे वो सर्टिफिकेट की फिर चेकिंग एंड वेरिफिकेशन की बात आ रही है, तो कहते हैं ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैप्ट बाय, कहते हैं अब चेकिंग और वेरिफिकेशन की बात आ गई कि चेकिंग करेगा और वेरिफिकेशन होगी। ऑडिटर वेरीफाई करेगा सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो भी ट्रस्ट के थ्रू रखे गए हैं आर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और नॉट, यानी अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चला गया या फिर उन्होंने नहीं की है काम। ही शुड ऑल्सो हैव द चेक इंटरनल चेक्स इफेक्टिवनेस वेदर करेक्ट डायरेक्शन एंड ऑडियंसेस आर फॉलोड और नॉट। फिर उसके बाद वो चेक करेगा, पहले तो उसने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को देखा कि फॉलो किया जा रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल को या नहीं किया जा रहा। उसके बाद उसने इंटरनल चेक सिस्टम को देखा कि वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, सारी जितने भी जो भी रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करते हुए चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। ही शुड सी ऑल वाउचर्स वेदर ऑल ट्रांजेक्शन इफेक्टेड आर इन द प्रीव्यू ऑफ ट्रस्ट, दीज शुड बी सर्टिफाइड बाय द ट्रस्टी और इट्स रिप्रेजेंटेटिव। सारे वाउचर्स को वो चेक करेगा उसके रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी के थ्रू सर्टिफाइड किए गए हैं या फिर नहीं किए गए, इस बात को ऑडिटर चेक करेगा। He should also see that certain income of the trust are accrued, due but not received। वो ये बात भी चेक करेगा कि कुछ इनकम जो है ट्रस्ट की वो अक्रू हो चुके हैं यानी कमा ली है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। whether these are included as income or not, क्या ये सेम जो अभी रिसीव नहीं हुई है बस केवल कमाई है उनको इनकम के अंदर इंक्लूड कर रखा है या नहीं कर रखा। Similarly, certain payments due but not paid are included in expenditure or not। और साथ ही साथ ऐसे एक्सपेंडिचर भी देखेगा वो जिनके अंदर पेमेंट अभी की तो नहीं है, मतलब अभी पे नहीं किए लेकिन ड्यू हो चुकी है, तो क्या वो एक्सपेंडिचर के अंदर उन्होंने इंक्लूड कर रखे या नहीं कर रखे, इन बातों को ध्यान में रखेगा। मतलब कि इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, क्या वो इनकम में डाली या नहीं डाली। एक्सपेंडिचर हो तो गया यानी कि ड्यू डेट तो आ गई है पेमेंट करने की लेकिन अभी पे नहीं किया है, तो ऐसे को एक्सपेंडिचर इन्होंने ट्रीट किया या नहीं किया, इस बात को ऑडिटर ध्यान में रखेगा। The auditor should verify the following। अब कुछ चीज़ों को और वेरीफाई करेगा ऑडिटर, किस चीज़ों को, सबसे पहले whether the trust profit and loss account and balance sheet show true and fair view of trust or not। सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो प्रॉफिट का जो ट्रस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। सेकंड में whether the valuation of assets is done after the provision of depreciation or not। जो एसेट्स को वैल्यूएशन किया गया है क्या वो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन लगने के बाद किया गया है या फिर पहले ही बिना प्रोविजन लगे ही आपने कर दिया है। उसके बाद कहते हैं थर्ड पॉइंट में वेदर ऑल इन्वेस्टमेंट एंड लाइबिलिटीज आर प्रॉपरली ग्रेडेड और नॉट। सारी लाइबिलिटीज सारी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली ग्रेड दी गई है या नहीं दी गई है। फोर्थ पॉइंट में कहते हैं वेदर इनकम नॉट टू बी रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट आर शोन एज बैड डेट और नॉट। जो इनकम रिसीव नहीं हुई ट्रस्ट के थ्रू उसको बैड डेट्स में शो किया गया है या फिर नहीं किया गया है। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है ऑडिट रिपोर्ट एंड एनेक्स।
अब आ जाता है हमारे 4th पॉइंट हो गया था। 5th में कहता है ऑडिट रिपोर्ट और एनेक्सर में क्या होता है, कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क द ऑडिटर शुड ड्राफ्ट अ रिपोर्ट अबाउट हिज वर्क डन। अपना काम करने के बाद ऑडिटर को रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी होती है। एवरी रिपोर्ट इज अटैच्ड एन एनेक्सर विच गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हर एक रिपोर्ट के साथ एक एनेक्सर अटैच होता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होती है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 डिस्क्लोज अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स देयर नेम एंड एड्रेस। सारे पर्सन्स की लिस्ट होती है उनका नेम और एड्रेस के साथ। सेकंड पॉइंट में कहता है ऑल नीडेड इन्फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशंस एज पर फॉर्म 10B। कहता है जितने भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है, जितने भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और जिस तरीके से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है 10B फॉर्म के अंदर, उस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है या नहीं कर रखा है, मतलब उसको अटैच करके देना है इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को और क्लासिफिकेशन को जो जो ज़रूरत थी। थर्ड में कहता है ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन गिवन टू द ऑडिटर शुड बी वेरीफाइड। जितनी इन्फॉर्मेशन और क्लासिफिकेशन दी गई है ऑडिटर को वो वेरीफाई होनी चाहिए। फोर्थ में कहता है वैन एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 द लिस्ट ऑफ पर्सन्स एज ट्रस्टी इज नॉट शोन द एनेक्सर। सेक्शन 13(3) सबसेक्शन 3 इसके अंदर देखा जाएगा जितने भी लिस्ट है पर्सन्स की एज अ ट्रस्टी दे रखी है, क्या उनको एनेक्सर के अंदर शो नहीं किया गया। सेकंड एंड थर्ड शुड डिस्क्लोज सच डिस्क्रिपेंसीज। अगर उन ट्रस्टी को शो नहीं कर रखा, यानी उनकी लिस्ट जो है उन पर्सन्स की जो एज अ ट्रस्टी थे, अगर उनको शो नहीं कर रखा तो ऐसे डिस्क्रिपेंसीज को भी डिस्क्लोज किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किया, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया टैक्स ऑडिट, और इसी के साथ साथ हमारी ऑडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। मतलब ऑडिटिंग के अंदर हमने मोस्ट ऑफ द सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो कोई आई थिंक कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा होगा जो हमने कवर नहीं किया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्री हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पर, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए। लेकिन अभी मेरी तरफ से ऑडिटिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अभी मतलब ऑडिटिंग का हमने एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर किया, बहुत धीरे धीरे हमने किया है, और आई थिंक कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहनी चाहिए। मतलब ये सारी वीडियोस देखने के बाद अगर कोई भी क्वेरी आपके आती है तो आप बिना मतलब कुछ भी बिना वो किए झिझक के आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और अपनी क्वेरी अपना क्वेश्चन वहाँ पे रख सकते हैं। मैं टाइम मिलते ही उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।